नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। अब देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शराब माफियाओं को बचाने में फंसे सदर एसडीपीओ को कोर्ट ने बच पकड़ा, डीआईजी ने की जांच। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर हो विचार। जैसे भीषण विस्फोट में 3 मंजिला इमारत बनी बर्बाद, 3 की मौत, दर्जनों लापता। तमिलनाडु में बना रहेगा साइक्लोन मेडूस का असर, 7 उत्तरी राज्यों में होगा कोहरा। आइए नजर डालते खबरों विस्तार से। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया को बचाने के लिए पुलिस का एक बड़ा खेल सामने आया है। शराब माफियाओं को बचाने के लिए सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के आदेश पर नगर थाने में तैनात दरोगा हृदय राम ने घटना के 2 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली। कांड की सुनवाई के दौरान प्रभारी सीजीएम मानवेंद्र मिश्रा के सामने जब इसका खुलासा हुआ तो कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की भूमिका पर संदिग्ध पाया। कोर्ट ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए पूर्ण शराबबंदी अभियान के सदर एसडीपीओ संजीव कुमार अपने पद शक्तियों का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ के लिए मैं शराब तस्करों को बचाने का काम किए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पष्ट है कि शराब माफियाओं से पुलिस का गठजोड़ है। वरीय अधिकारियों से जांच कराकर 30 दिनों में कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद निस्तारण में कोर्ट का सहूलियत हो पाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र सीमा पर पुनर्विचार करने की बात कही है। सीजेआई केस ने सहमति से बने रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले को पॉक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विधायिका को साल 2012 में अमल में लाए अधिनियम के तहत तय सहमति पर उम्र का विचार करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र सीमा फिलहाल 18 साल तय की गई है। 18 साल से कम उम्र के ऐसे में बने संबंध इस कठोर कानून के दायरे में आते हैं, फिर चाहे ऐसे रिश्ते आपसी सहमति से हो या क्योंकि न बनने हो। पॉक्सो एक्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस कानून के तहत तय सहमति की उम्र पर फिर से विचार करने की बात कही है। सीजेआई ने कहा कि आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच सभी प्रकार के यौन संबंध अपराध हैं, भले ही नाबालिग के बीच सहमति से ही हो। ऐसे संबंध क्यों न बने हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून की धारणा में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच कानूनी अर्थ में कोई सहमति नहीं होती है। एक जज के तौर पर मैंने देखा है कि ऐसे मामलों में जजों के समक्ष कठिन प्रश्न खड़े करते हैं। इस मुद्दे पर चिंता बढ़ रही है और बेहतर रिसर्च के आधार पर विधायिका को इस मसले पर विचार करना चाहिए। उत्तरी फ्रांस के तट पर दूर स्थित जर्सी द्वीप पर एक अपार्टमेंट ब्लॉक में भीषण विस्फोट हुआ है। द्वीप के राजधानी सेंट हेलियर में बंदरगाह के पास स्थित एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग दर्जनों लोग लापता हैं। द्वीप की मुख्यमंत्री क्रिस्टीना मूर ने कहा है कि इस हादसे की जानकारी दी और द्वीप के पुलिस अधिकारियों को स्थानीय समय अनुसार 4 बजे के करीब इस घटना के बारे में सूचित किया गया था। जर्सी एक ब्रिटिश क्राउन डिस्पेंसरी है जिसकी आबादी 1 लाख से कुछ ज्यादा है। स्टेट ऑफ जर्सी
पुलिस के मुख्य अधिकारी रॉबिन स्मिथ ने इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौत के आंकड़े बताए और कहा कि विस्फोट के बाद हमारे अधिकारी तुरंत घटनास्थल पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। स्मिथ ने कहा कि आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस के इलाके में निवासियों ने विस्फोट के पहले गैस की गंध की सूचना दी थी। स्मिथ ने अभी विस्फोट के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की और उनका कहना है कि पहले इसकी जांच की जाएगी तभी कुछ साफ हो पाएगा। 11 दिसंबर को उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण अंटार्कटिक कर्नाटक और केरल और माहे में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मेंडुस के असर अभी कुछ समय तक बना रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक साइक्लोन मेंडुस अब दक्षिण भारत से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और कमजोर हो रहा है। मछुआरों को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर न जाने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। 13 दिसंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिसके कारण 13 से 14 दिसंबर को अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, यह बहुत ही जल्द तय होने वाला है। दरअसल अगले सप्ताह बिहार को नया डीजीपी मिल जाएगा। केंद्र सरकार के कार्मिक महकमा और यूपीएससी से 3 नामों की सूची राज्य सरकार को मिल जाएगी। चयनित 3 नामों में किसी एक को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया जाएगा। नए डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। राज्य सरकार द्वारा डीजीपी के रैंक के कुल 11 अधिकारियों की सूची केंद्र सरकार ने भेज दी है। इन 3 नाम पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है। आपको बता दें कि इस सूची में 1989 बैच के आलोक राज और 1990 बैच के आर.एस. भट्टी तथा शोभा अहोतकर के नाम शामिल हैं। हालांकि जानकारों की माने तो आलोक राज रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार ट्रेनिंग के डीजी आलोक राज की सेवा दिसंबर 2025 तक है, जबकि आर.एस. भट्टी 30 सितंबर 2025 को और शोभा अहोतकर 30 जून 2026 को रिटायर होंगी। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह इन्हीं 3 नामों पर अंतिम सहमति प्रदान कर बिहार सरकार को भेज दिया जाएगा। वैसे एकमात्र नाम कौन सा होगा, यह फैसला बिहार सरकार को करना है और अंतिम आदेश राज्य सरकार को जारी करनी। देवघर एयरपोर्ट की दिल्ली की तर्ज पर विकसित करने वाली की योजना है। यहाँ दिल्ली एयर एसोसिएट का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट परिसर में मिनी एरो सिटी विकसित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पर मुहर लगते ही मिनी एरो सिटी के निर्माण कार्य में हाथ लगा दिया जाएगा। इसका लाभ एयरपोर्ट के से यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगा। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के तहत मिनी एरोसिटी में मॉडर्न होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और कैफे से लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही देवघर एयरपोर्ट में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मियों के लिए क्वार्टर का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके तैयार हो जाने से ही एक ही कैंपस में एयरपोर्ट के स्टाफ के साथ साथ आम लोगों को भी बाजार की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि मिनी एरोसिटी के लिए देवघर एयरपोर्ट ने जगह भी चिन्हित कर लिया है। एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर पावर सब स्टेशन के समीप जगह चुना गया है। शुरुआत में इस जगह पर क्वार्टर का काम होगा और आगे चलकर देवघर एयरपोर्ट एरिया के बाहर जमीन अधिग्रहण कर दिल्ली की तर्ज पर बड़ी करवा एसोसिएट बनाने की प्लानिंग चल रही है।
कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में देर रात को चौथा क्वार्टर फाइनल मैच डिफेंडिंग चैंपियनशिप फ्रांस और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इससे रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब सेमीफाइनल में उसका सामना मोरक्को से होगा। पुर्तगाल को 1-0 से हराकर मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाला पहला अफ्रीकी और अरब देश बन गया है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। वहीं फ्रांस की टीम को पहले 17वें मिनट ऑरलीन चुआमेनी ने बॉक्स के बाहर से गोल दाग बढ़ दिलाई। पहले हाफ तक फ्रांस से 1-0 से आगे रहा। वहीं दूसरा हाफ शुरू होते ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी के जरिए गोल दागकर स्कोर 1-1 के बराबर किया। 78वें मिनट में फ्रांस के ओलिवर जिरूड ने एंटोनियो ग्रिजमैन के शानदार पास कवर हेडर से गोल दागकर एक बार फिर से अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। ग्रिजमैन ने पहला गोल दागने में भी चुआमेनी की मदद की थी और मैच के 82वें मिनट में इंग्लैंड की टीम को पेनल्टी मिली। हालांकि हैरी केन चूक गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय कार्रवाई और लोगों के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद अपने निम्नतम स्तर पर है और जम्मू क्षेत्र में इसका लगभग सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रोजाना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की साजिशों को नाकाम कर रही है। और एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंह ने कहा कि अगर तथ्यों और आंकड़ों पर गौर किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद अपने निम्नतर स्तर पर है। जम्मू क्षेत्र में के एक जिले जहां पर 3-4 आतंकवादी सक्रिय हैं, उनको छोड़कर बाकी 9 जिले आतंकवाद मुक्त हो गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2022 से सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबसे सफल साल साबित हुआ और स्थिति यह है कि आतंकवाद के रास्ते पर जाने वाले 10 बार सोच रहे हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि हम युवाओं को परामर्श दे रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों की साजिश के बारे में समझा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में रक्तपात का आनंद लेती है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दौरे को लेकर बहस शांत नहीं हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीश राजा शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय टीम का विरोध करने की बात कही है। रमीश राजा का मानना है कि यदि टीम इंडिया एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। भारत और पाकिस्तान कट्टर प्रतिद्वंदी मामले जाते हैं, चाहे फिर मैदान में हो या मैदान के बाहर। वहीं खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एशिया कप को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ किया था कि यदि एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो भारत वहां नहीं जाएगा। इसके बाद से बीसीसीआई अध्यक्ष द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और उन्होंने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के वनडे वर्ल्ड कप में शामिल न होने को लेकर धमकी दी। वहीं अब एक बार फिर रमीश राजा तिलमिला उठे हैं उनके बयान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के भाषणों का संकलन छापने के नाम पर कई लोगों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। भाषणों का संकलन छापने के आरोप में एक स्थानीय प्रकाशक को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने इस बाबत सोशल मीडिया पर पत्र पोस्ट किए और जाने माने लोगों को पत्र की प्रति भेजी। उनके मुताबिक 49 वर्षीय शिकायतकर्ता ने आरोपी के दावे को सच मानकर उसे 4001 रुपए दान भी कर दिए। इस मामले में पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास इस तरह के संकलन छापे की कोई इजाजत नहीं थी। अधिकारी के मुताबिक वह सार ग्रंथ नाम से किताब छापने और मार्च में राष्ट्रपति द्वारा विमोचित कराने का दावा कर लोगों से ठगी की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अपराध शाखा में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को हर सुविधा मुहैया कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों रेलवे में अवैध रूप से यात्रा भी करते हैं, जिससे रेलवे को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिसको लेकर समस्तीपुर डीआरएम आलोक अग्रवाल ने मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से सब्जी लोड करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुक्तापुर स्टेशन पर लोग अवैध रूप से सब्जी लोड करते हैं, जिससे रेलवे को क्षति होता है। समस्तीपुर के डीआरएम ने अपनी पूरी टीम के साथ समस्तीपुर से सकरी रेलखंड का निरीक्षण किया और इस दौरान डीआरएम मुक्तापुर, रामभद्रपुर, हायाघाट, थलवार स्टेशन का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सभी स्टेशन पर बगैर टिकट वाले यात्रियों पर नजर रखने का आदेश दिया गया। साथ ही ट्रेनों में यात्रा के दौरान बगैर टिकट वाले यात्रियों को जांच का जुर्माना वसूलने का आदेश दिए हैं। समस्तीपुर मंडल डीआरएम आलोक अग्रवाल ने मुक्तापुर में अवैध रूप से सब्जी लोड करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। साथ ही वहीं रामभद्रपुर, हायाघाट, थलवार में चल रहे दोहरीकरण निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए कंस्ट्रक्शन विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अब तय हो गए हैं कि दुनिया की टॉप 4 टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए जोर आजमाइश करती नजर दिखाई दे रही है। मौजूदा चैंपियन फ्रांस की टीम अंतिम 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम रही। वहीं सेमीफाइनल के मुकाबले 14 दिसंबर को खेले जाएंगे। क्रोएशिया की टीम ने सबसे पहले अंतिम 4 का टिकट कटाया था और इस टीम ने खिताब की प्रबल दावेदार ब्राजील को हराकर खूब वाहवाही बटोरी। दूसरी ओर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। वहीं मोरक्को ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल का सपना चकनाचूर कर पहली बार अंतिम 4 में एंट्री मारी है। मुंबई कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 1 महीना तक पीछा करने के आरोपी कालबा देवी के 32 वर्षीय व्यवसायी को बरी कर दिया है। महिला का आरोप था कि 2019 में ये शख्स उनके करीब आकर गुड मॉर्निंग करता था और कोर्ट ने कहा कि आजकल इस तरह की गलतफहमी संभव है क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस पर बात करने वाले कई लोगों को देखकर यह गलतफहमी होती है कि वे सड़क पर राहगीरों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा महिला का यह कहना था कि आरोपी केवल सुबह समय उसका पीछा करता था, न कि कार्यालय से घर लौटते समय। वहीं एक खबर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजश्री मरुलकर ने कहा है कि अगर आरोपी का पीछा करने का इरादा होता तो वह कम से कम कभी कार्यालय से घर लौटते समय शाम के समय भी उसका पीछा करता। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी का यह बचाव की महिला की गलतफहमी से हुई है, वही भरोसा करने लायक है। और मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुबह में इतने व्यस्त समय में फुटपाथ पर किसी का पीछा करना असंभव है। 1 महीने तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पीछा करने के आरोपी कलवा देवी के व्यवसायी को बरी करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुबह के समय व्यस्त कार्यालय के समय दौरान फुटपाथ पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना बेहद ही असंभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत और इस्लामिक और यूरोपीय शासन पर जमकर हमला बोला है। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि इस्लामी शासन के दौरान देश ने अपने गौरवशाली मंदिर, विश्वविद्यालय, मूल्य व्यवस्था को खो दिए हैं। वहीं यूरोपीय शासकों ने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सामाजिकता को खत्म करने का अभियान चलाया था। आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पिछले 1000 साल की स्वतंत्रता संग्राम और देश इन हमलों से कैसे बचा, इन्हें याद करना जरूरी है। अरुण कुमार ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी जे नरेंद्र कुमार की पुस्तक SWA स्ट्रगल फॉर नेशनल सेल्फ फूड का विमोचन करते हुए कहा कि देश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। इस बात की चर्चा जरूरी है कि इस्लामिक आक्रामक से पहले यह कैसा था और यूरोपीय आक्रामक से पहले क्या था।
उन्होंने कहा कि देश में स्मृति हानि हुई है। इसका कारण यह है कि हमने इस्लामी शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों, मंदिरों और संपूर्ण मूल्य प्रणाली सहित अपने विभिन्न संस्थानों को खो दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की कथित टिप्पणियों को लेकर पुणे के उपनगरीय इलाके में पिपरी में उन पर स्याही फेंकी गई, जहां पिपरी के छिंदवाड़ा के पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने कहा कि पुलिस ने पाटिल पर स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। वहीं इस घटना के एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर तब स्याही फेंक रहा है जब वह पिंपरी चिंचवाड़ स्थित एक इमारत से निकल रहे थे, लेकिन मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। वहीं औरंगाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में की गई कथित टिप्पणी के बाद यह हमला किया गया और हमले से कुछ पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्री के काफिले को काला झंडा भी दिखाने की कोशिश की। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री पाटिल ने मराठी में कहा था कि अम्बेडकर और फुले ने शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए सरकारी अनुदान नहीं मांगा। उन्होंने लोगों से स्कूल और कॉलेज शुरू करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भिक्षा मांगी है। भिक्षा शब्द का प्रयोग से ही विवाद खड़ा हो गया। आप देख रहे थे अब तक की बड़ी खबरें। हमारे साथ आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।